नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और आज हम पुनः अपने उसी पुराने शीर्षक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। शीर्षक का नाम है हमारे विप्लव गायन, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में ही की थी। विप्लव गायन यानी विप्लव का अर्थ होता है विद्रोह और गायन का अर्थ है गीत, अर्थात विद्रोह के स्वर का गीत है। तो आपको पहले इस कविता का वाचन और भावार्थ आज इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके पहले वीडियो में आपने कविता के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जीवन परिचय, पाठ का सारांश और पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जाना है। तो कविता आप पहले ही जान चुके हैं कि एक ऐसी क्रांतिकारी कविता है कि जिसके द्वारा हम अपने पूरे समाज में एक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास कवि ने शुरू किया है अपने अंतर मन से, और उसकी जो ज्योति है, जो उसके भावनाओं के उद्गार हैं, उस अपने उद्गार को पूरे समाज में कवि फैलाने की इच्छा रखते हैं। और उनका यह मानना भी है कि हमारे इस प्रयास से हमारे समाज में एक ऐसा परिवर्तन आए, एक ऐसे नए समाज का निर्माण हो जिसमें समानता का भाव हो, ईर्ष्या द्वेष इन कुरीतियों का जन्म हमारे नए समाज में ना हो। तो कविता ही हमारी ओजपूर्ण है। समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषित वर्ग होता है और एक शोषण करने वाला। कविता का मूल जो पात्र है शोषण और शोषित वर्ग है। इन्हीं दोनों वर्गों को आधार बना करके बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसकी रचना की है। किसी कवि ने अपनी चंद लाइनें कविता की लिखी तो उसमें दो तीन लाइनें उनकी ऐसी हैं कि जो हमारे अंदर एक ऐसे उत्साह, ऊर्जा और जोश का निर्माण करती हैं कि उन्होंने कहा कि जब बार बार भाई किसी को दबाया जाए तो उसकी भी एक अवधि होती है, कहाँ तक किसी चीज़ को हम खींचेंगे। जैसे रस्सी है, खींचने की भी एक सीमा निर्धारित है, उस सीमा के बाद वह रस्सी टूट जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पाठ पर। पाठ है हमारा पाठ 20। पाठ है विप्लव गायन, अर्थात विद्रोह के स्वर का गायन। यह पाठ है हमारा विप्लव गायन, यानी किसी भी चीज़ की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। अब वो चाहे शोषण करने वाला वर्ग हो, चाहे शोषित होने वाला वर्ग हो, दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। शोषण करने की भी एक सीमा है कि उसके हद तक, अंतिम सीमा पर आप जब शोषण के पहुंच जाएंगे तो फिर हमें पुनः एक ऊंचाई पर चढ़ने के उपरांत हम फिर नीचे उतरते हैं। तो शोषण करते करते एक समय ऐसा भी आता है कि जो शोषित वर्ग होता है वह जागृत अवस्था में आ जाता है। तो वही किसी कवि की चंद लाइनें हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। भाई बार बार आप जब प्रतिक्रिया करते रहोगे, ये जैसे पाकिस्तानियों पर ज़्यादा लागू होता है कि वो बार बार हमारी सीमा पर आक्रमण करते रहते हैं, हम उनको टालते रहते हैं या किसी तरह समझौता करते रहते हैं, लेकिन उस आक्रमण की भी एक अवधि है। कब तक आप ऐसा करेंगे? अंततः एक दिन हमको उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और जिसके कई उदाहरण भी हैं जो आप जानते भी हैं। तो उसी को आधार बना करके इस कवि ने कहा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए
युद्ध कहाँ तक टाला जाए। और तू भी तो है राणा का वंशज, कि तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और अंतिम में उन्होंने कहा कि दोनों ओर लिखा हो भारत, यानी हेड और टेल, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी अति की एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि उस सीमा से ऊपर फिर आगे और दूसरा कार्य नहीं होता है। भाई विकास है, विकास के बाद फिर पतन निर्धारित है, ये तो सृष्टि का नियम है। तो कवि भी अपनी इस कविता के माध्यम से समाज के जो शोषित वर्ग हैं उनको एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ समाज में स्थापित करना चाहते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। दूसरी पंक्ति है कि सावधान मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं, आन बैठी हैं। टूटी हैं मिजराबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। ये दूसरी पंक्ति है कि सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। ये कविता की पहली पंक्ति है, ये कविता की दूसरी पंक्ति है। कविता की तीसरी पंक्ति है, कंठ रुका है महानासिका मारक गीत अवरुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृदय तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। यह कविता की तीसरी पंक्ति है। चौथी पंक्ति है,
झाड़ और झंखाड़ दग्ध है। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। यह कविता की चौथी पंक्ति है। अपनी 6 पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने समाज में एक ऐसा परिवर्तन लाने का प्रयास किया है कि कवि स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, क्योंकि कवि जानता है कि कविता में ऐसी शक्ति होती है जो समाज के हृदय पर सीधे आघात करती है, जो शब्दों का बाण होता है। कहते हैं तीर का घाव तो सूख जाता है, भाई उपचार होगा, वो तीर का जो घाव होगा वो सूख जाएगा, लेकिन शब्दों के जो घाव होते हैं वो कभी सूखते नहीं हैं, उन पे कोई दवा असर नहीं करती है, उसका कोई उपचार नहीं है। तो इसलिए समाज में मीठे वचनों का जो मोल है उसे अनमोल कहा गया है कि बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो कवि अपने को संबोधित करता है, स्वयं को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कि कुछ ऐसी कविता की रचना करो कि जिससे उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल अर्थात कुछ हलचल शुरू हो जाए कि हे मेरे कवि मन, किसी ऐसी कविता की रचना करो कि जिससे समाज में कुछ परिवर्तन हो जाए, या परिवर्तन होने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ जाएं। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। शब्दार्थ में ही हमने आपको बताया कि हिलोर का मतलब है लहर या हलचल। तो कह रहे हैं कि समाज के हर वर्ग से, समाज के हर वर्ग से एक ऐसी हलचल यानी पूरे समाज में परिवर्तन के लिए एक ऐसी लहर आ जाए, तुम ऐसी कविता की रचना करो कि हे मेरे कवि मन, ऐसी कविता की रचना करो जिससे समाज में परिवर्तन के लिए चारों तरफ से, इधर उधर यानी चारों तरफ से परिवर्तन की एक ऐसी लहर आ जाए कि जो समाज में दिखाई दे। दूसरी पंक्ति है कि कवि का विद्रोही मन जो है वो कहता है कि सावधान, यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा है, वो सावधान करता है कि मेरी बीड़ा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियाँ दोनों मेरी ऐठी हैं। वो कहते हैं कि अब सावधान हो जाइए, अर्थात ये जो दमनकारी नीति बनाने वाले लोग हैं, शोषण करने वाले लोग हैं, कवि का विद्रोही मन उन्हें संबोधित करते हुए कहता है कि सावधान, अब आप सावधान हो जाइए, मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं। कवि का जो ये मन है वो वीणा रूपी मन है, उसने अपने विद्रोही मन को किसका रूप दिया है? वीणा का। कवि कहते हैं कि अब मेरी वीणा से कोई मधुर स्वर नहीं निकलेगा, क्योंकि उस वीणा रूपी मेरे मन में विद्रोह की भावना जो है, यानी विद्रोह की आग
जल रही है, चिनगारियाँ आन बैठी हैं, यानी विद्रोह की भावना जल रही है मेरे मन में। तो टूटी हैं मिजराबें। मिजराबें हमने बताया कि बीड़ा के तारों को बजाते समय हाथ उंगली में जो अंगूठी पहनी जाती है, तो उंगली में पहनने वाली अंगूठी को ही मिजराबें कहा जाता है। एक लोहे की छोटी सी होती है अंगूठी, जिसे पहन के वो बजाते हैं वीणा बजाने वाले, कि जिससे जो उसके तार हैं उससे उंगलियां घायल ना हों। तो कह रहे हैं कि टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कहने का अभिप्राय उनके है कि अब मेरे मन में जो इस दमनकारी नीतियों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई है, तो अब मेरी वीणा से किसी मधुर स्वर का गायन नहीं हो सकता है। अर्थात अब जब भी मेरे वीणा से आवाज़ या मेरे मन से किसी कविता की रचना होगी, तो वो विद्रोह रूपी रचना ही होगी, क्रांति लाने वाली रचना ही होगी। मिजराबें टूटने का भी दूसरा भी अर्थ है कि परतंत्रता का ढांचा टूटना, अर्थात पुरानी जो नीतियां हैं, पुरानी जो सोच है, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, अब वो टूट चुकी हैं या उनके टूटने का समय आ चुका है। और अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। अंगुलियां दोनों ऐंठी है का अभिप्राय है, अर्थ है कि अब हमारे द्वारा ऐसा कार्य नहीं सहन किया जाएगा जिससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। ये शोषित वर्ग की आवाज़ है और शोषण करने वाले लोगों को कवि का जो वीणा रूपी मन है, जिसमें विद्रोह की चिनगारी आ गई है, विद्रोह की ज्वाला जल रही है, वो कहता है कि सावधान, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मेरी जो वीणा में स्वर आए हुए हैं, अब मेरी वीणा से जो स्वर निकलेगा वो क्रांति के रूप में निकलेगा, विद्रोह के रूप में निकलेगा। अब मेरी वीणा से किसी मधुर स्वर का निकलना असंभव है। कवि कहता है कि अब जब मेरे मन में स्वाभिमान को लेकर के एक नई भावना का जन्म हो गया है, तो कवि स्वयं अपने ही मन नहीं, कवि का मन जो है वो समाज का दर्पण है। तो कहता है कि अब जब समाज में सबके मन में अपने स्वाभिमान को लेकर के एक ऐसी भावना का जन्म हो गया है, तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन समाज में आएगा ही। तो स्वाभिमान जागृत होने का परिणाम क्या होता है कि कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत अवरुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृदय तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। क्षुब्ध युद्ध, शीत युद्ध भी इसे कह सकते हैं। क्षुब्ध का मतलब ही होता है दुख या दुखी। तो मन का जो क्षोभ होता है, मन का जो दुख होता है, अंदर ही अंदर जब ये एक भयानक रूप ले लेता है, तो जब समाज के सामने आता है तो वो किसी भयानक विद्रोह या भयानक क्रांति के रूप में ही आता है। तो कवि कहता है कि कंठ रुका है महानाश का, हमने अपने कंठ को, अपनी आवाज़ को रोक रखा है। क्यों रोक रखा है कि मारक गीत जो रचना हमारे मन रूपी बीड़ा के तार से निकलेगी, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत अवरुद्ध होता है। कि जो दमनकारियों की नीति है, दमन करने की, यानी शोषित वर्ग को दबाने की जो नीति है, उसके लिए जो हमारे कंठों से निकलने वाली या जो हमारी आवाज़ें हैं वो अभी रुकी हुई हैं। क्यों कि मारक गीत अवरुद्ध होता है। प्रहार करने वाला, मारक अर्थात मारने वाला या प्रहार करने वाला, समाज पर चोट करने वाला जो गीत हमारे कंठ में अटका हुआ है, रुका हुआ है, अवरुद्ध अर्थात रुका हुआ है, वो उन दमनकारियों से कह दो कि अपनी उस दमन की नीति को दबा लें, और जिस दिन वह महानाश का गीत हमारे कंठ से फूट पड़ेगा, तब उस दिन पूरे समाज का विनाश हो जाएगा। कभी कहना चाहता है कि उस शोषण के विरुद्ध
हमारी जो आवाज़ है जब एक बार मुखर होगी पूरे समाज के सामने तो क्या होगा, समाज का विनाश हो जाएगा। और हमारे उस जोश को, उस जागृत स्वाभिमान को बचाने के जोश को देख करके दमनकारियों के कदम लड़खड़ा जाएंगे। और जब हम उनके उस लड़खड़ाते हुए कदम को देखेंगे तो हमारे अंदर एक अपार खुशी होगी। आग लगेगी क्षण में हृदय तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है कि हमारे दुखों का नाश होगा हमारे हृदय में। एक क्षण में जब हम उनके लड़खड़ाते कदमों को देखेंगे तो हमारे हृदय में एक ऐसी ज्वाला भड़क जाएगी कि जो हमें ज्वाला जलाती है, लेकिन वो ज्वाला हमें जलाएगी नहीं, वो हमारे दुखों का, जो दुख हमारे अंदर चल रहा है, अंतर्मन में जो युद्ध चल रहा है अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए या अपने उस स्वाभिमान को नाश होने का जो कष्ट हमारे अंदर चलता रहता है, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। चौथी पंक्ति है कि झाड़ और झंखाड़ दग्ध है। झाड़ और झंखाड़ से कवि का तात्पर्य यहाँ दबे कुचले लोगों से है, निम्न वर्ग के लोगों से है। तो कवि ने उन निम्न स्तर के लोगों को झाड़ और झंखाड़ बताया है कि ये जो परिवर्तन की लहर आई है वो एक तरफ से समाज के हर वर्ग में, छोटे से छोटे वर्ग में भी आई है, सभी जल रहे हैं। दग्ध मतलब जलना, उस विद्रोह की आग में हर वर्ग जल रहा है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, कि जो विद्रोह का स्वर समाज में फैल चुका है, समाज में जो परिवर्तन आने की एक क्रांति आई है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ चंद वर्ग के लोग ही उसमें शामिल हैं, नहीं, कवि कहते हैं कि उसमें सभी जल रहे हैं। उस विद्रोह की आग में छोटे से छोटे वर्ग के लोग भी जल रहे हैं। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से है। कह रहे हैं उस शोषित वर्ग के हृदय से, अंतरतन मतलब अंतर आत्मा से निकली हुई आवाज़ है। ये विद्रोह की क्रांति की आवाज़ इतनी हल्की नहीं है, ये शोषित वर्ग के अंतर मन से निकली हुई आवाज़ है कि रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। अब तक जिन दमनकारी लोगों ने इन्हें दबाया, यानी शोषण करने वाले लोगों ने अब तक शोषित किया, वो रुके हुए थे, दबाए हुए थे अपने स्वाभिमान को। अब उनकी क्रुद्ध यानी क्रोध, और तान मतलब होता है सुर, कि उनकी आवाज़ जो है वो क्रोध बन करके, विद्रोह बन करके सामने आई है। कि झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कि मेरे अंतर मन से, कवि हृदय का अंतर मन जो है वो शोषित वर्गों के प्रति इतना भावना विह्वल हो चुका है कि वो आज भी रो रहा है और उनमें परिवर्तन की लहर लाना चाहता है। तो झाड़ झंखाड़ कवि ने दबे कुचले या निम्न वर्ग के लोगों के लिए प्रयोग किया है। हमने आपको पहले ही बताया कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषण करने वाला और एक शोषित होने वाला। तो ये आवाज़ जो आपको कविता की लाइनों में मिल रही है, ये शोषण करने वालों की आवाज़ नहीं है, ये शोषित वर्ग की आवाज़ है। क्योंकि कवि ने पहले ही कहा है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पांचवी पंक्ति है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि।
वही तान गाती रहती है। कालकूट फणकी चिंतामणि। छठवीं पंक्ति है, आज देख आया हूँ। सब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास के में महानास के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कविता की 5वीं पंक्ति है। कवि कहते हैं कि कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है, कालकूट फणकी चिंतामणि। आपको शब्दार्थ में भी लिखाया गया है। कालकूट, कालकूट का अर्थ होता है जहर। फणी जो है वो सांप के फन को कहा गया है। चिंतामणि, मणि जो सांप के सिर पर धारण होती है, अर्थात जिसे सांप अपने सिर पर धारण करता है। तो फण जो है, सांप का जो फन है, उसे समाज माना गया है। सांप के फन को समाज माना गया है और उस फन के अंदर यानी सांप के अंदर जो जहर है वो क्या है? समाज में फैली हुई बुराइयां हैं। कालकूट जो उसके फन में रहती है, चिंतामणि, और जो उसके सिर पर सुशोभित होने वाली मणि है, यानी समाज में जो बुराइयां फैली हैं वो क्या है? वो सांप के अंदर भरा हुआ जहर है। और सांप का जो फन है वो क्या है? वह समाज है, समाज रूपी फन। और समाज में फैली हुई बुराइयों के रूप में जहर। और जो कुछ वर्ग ऐसे हैं, जैसे कवि से मिलते जुलते कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। ऐसे लोग कौन हैं? वो उस विषधर सांप के सिर पर सुशोभित होने वाले मणि के समान हैं। तो कवि कहते हैं कि कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कि अब हर वर्ग में, समाज के हर वर्ग में विद्रोह की वही भावना फैल गई है। यानी अब सभी लोग समाज में परिवर्तन चाहते हैं। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, कि हर वर्ग, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, सभी एक उसी ध्वनि को, उसी आवाज़ को दोहराते हैं। कौन सी आवाज़ को? कि समाज में अब एक परिवर्तन आना चाहिए। वही तान गाती रहती है, वही तान गाती रहती है, मतलब उसी आवाज़ को और भी बुलंद करते रहते हैं। कौन? कि वो जहर भरे हुए जो सांप के सिर पर सुशोभित होने वाली मणि है। तो मणि को कवि ने क्या माना है? कि कुछ लोग, जो चंद लोग कवि के जैसे हैं, जो समाज में परिवर्तन की लहर लाना चाहते हैं, वो कैसे हैं? कि उस विषधर सांप के सिर पर सुशोभित होने वाले मणि के समान हैं। कि यानी कहने का तात्पर्य ही है
कि उस विष रूपी विद्रोह से, यानी उस विष रूपी विद्रोह से स्वतंत्रता रूपी मणि को पाने का प्रयास करना। कवि यही तो करता है कि भाई कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो वो यही चाहते हैं कि वो जो समाज है, सांप रूपी समाज जो फैलाए हुए है, उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो कैसी हैं। सांप के अंदर जो जहर होता है उसे कवि ने सांप के फन को समाज बताया है, और सांप के अंदर जो जहर होता है उसे उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को बताया है। समाज को कवि ने सांप का फन बताया है, और समाज में फैली हुई बुराइयों को कवि ने सांप के अंदर जो जहर होता है कालकूट उसे बताया है, और मणि बताया है कि जो समाज के कुछ वर्ग, कवि जैसे लोग हैं जो समाज में एक नई लहर लाना चाहते हैं, वो उस विषधर सांप के सिर पर सुशोभित होने वाले मणि के समान हैं। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि अब ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे समाज में ऐसा नहीं है कि छिटपुट कहीं या कुछ वर्ग के लोगों में ऐसी परिवर्तन की भावना ने जन्म लिया है। नहीं, समाज में हर वर्ग, यानी बच्चे बूढ़े नौजवान सभी लोगों के अंदर विद्रोह की भावना का जन्म हो गया है। सभी अब समाज में एक नए परिवर्तन, एक नई क्रांति के साथ एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। छठवीं पंक्ति है कि आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि यहाँ संतुष्ट होते हैं, अपने मन को उन्होंने समझाया कि जो ये क्रांति फैली पूरे समाज में उसका जो परिणाम है कि आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, कि चारों तरफ जिधर भी नज़र दौड़ाइए हर तरफ परिवर्तन की जो लहर दौड़ रही है, उस लहर को देख करके अब मैं ये समझ गया हूँ कि समाज में एक नए सृजन का अवतरण होने वाला है, अर्थात एक नए समाज का निर्माण होने वाला है। कि भ्रू विलास में महानाश के, यह कि कह रहे हैं कि विद्रोह की भावना इतनी तेज फैली है कि जरा से आँखों के इधर उधर करने मात्र से महानाश, यानी एक आमूल चूल परिवर्तन पूरे समाज में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पोषक सूत्र परख आया हूँ, पोषण करने वाला, पोषक अर्थात पोषण करने वाला, उस विद्रोह को और भी तेज करने वाला जो मंत्र है वो सभी लोगों में जन्म ले चुका है, अर्थात पूरे समाज में सभी के मन में समाज में परिवर्तन की लहर दौड़ गई है। तो इसलिए अब उन बुराइयों का नाश होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बुराइयां अब जल्द ही नष्ट हो जाएंगी और एक नए समाज का निर्माण होगा, और जिस समाज में हमारी युवा पीढ़ी सांस लेगी और अपना नव निर्माण करेगी। ये तो आपकी कविता का भावार्थ है। आप अपनी कविता को अपनी किताब से अच्छे से पढ़िए और कविता के भाव को समझिए। अगले वीडियो में मैं आपके इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।